नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। आज बात उस बेटी की जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से निकलकर समाज में बदलाव की मिसाल बन गई। महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए 2 दशकों से लगातार काम कर रही हैं। शिल्पा पांडे को इस वर्ष माता बहादुर कला ऋण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही शिल्पा पांडे ने ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में जागरूकता फैलाकर हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। उनकी सशक्त नारी स्वावलंबी समाज पहल आज कई घरों में उम्मीद की किरण बन चुकी है। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा और वो सोच जिसने उन्हें समाज में परिवर्तन की मिसाल बना दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका IANS 24/7 में शिल्पा जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इस साल आपको ये सम्मान मिला है। ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, कैसा था ये सफर, सबसे पहले ये जान लेंगे आपसे। जी मैम, यदि सफर की बात करें तो मेरी अगर बाल्यावस्था को देखेंगे तो मैं और मेरा परिवार, मेरे माता पिता बहुत स्ट्रगलिंग रहे। और एक समय ऐसा था कि ऐसा लगता था कि सुबह यदि भोजन की व्यवस्था है तो शाम को कैसे होगी। और पहली बार जब अंबिकापुर हम लोग आए, मैं और मेरे माता पिता और भाई, तो ये 1993 की बात है। और जो घड़ी चौक है अभी, उस घड़ी चौक से हम लोग रिक्शे से गुजर रहे थे और मेरी नजर कलेक्ट्रेट के गेट पर पड़ी थी। उस समय मेरी नजर जैसे ही कलेक्ट्रेट पर पड़ी, मैंने उसे देखा और प्रारंभ से ही चूंकि मैं थोड़ी एक्टिव रही, तो मन में ये बात आई कि मैं दूसरों की इतनी मदद करूंगी कि एक समय ऐसा होगा कि मेरे पिता को लोग मेरे नाम से जानेंगे। और वो एक जो सोच थी छोटी बच्ची की, उस सोच ने शायद पूरे ब्रह्मांड को ये संदेश दे दिया था, मुझे ऐसा लगता है। और शुरू से ही जैसे मैं पढ़ती थी तो अपनी किताबें पढ़ने के लिए दे देना, अपने नोट्स अपनी फ्रेंड्स को देना। मेरी जो शिक्षा है यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर में हुई, और इस तरीके से प्रारंभ से ही मैं मदद करती रही। और मदद करते करते फिर बच्चियों और महिलाओं के लिए एक विजन तैयार हुआ कि सबकी मदद करनी है। और वो सफर आज यहाँ तक पहुंच गया कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे राज्य के अलग। तो ये प्रेरणा आपको मिली, और इस काम की प्रेरणा जिस तरीके से आपने बताया, आप कलेक्ट्रेट पहुंची, वहां पर आपने देखा और वहां से आपको प्रेरणा मिली। आप एक अधिवक्ता भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं, दोनों जिम्मेदारियों को कैसे संतुलित करती हैं? मैं एक समाज सेविका हूँ और एक अधिवक्ता हूँ, और साथ में मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चे काफी छोटे हैं। हाँ। और ये तीसरी एक जिम्मेदारी है जिसका सफलतापूर्वक संचालन मैं करती हूँ। और जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो, मेरी ये सोच है, तो ईश्वर भी मदद करते हैं मैम। मेरे घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, बच्चों के साथ मैं बैठी रहती हूँ और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। जैसे चाहे वो घरेलू हिंसा हो, महिला हिंसा हो, उस पर जब मैं महिलाओं को समझाती हूँ, मेरा विशेष फोकस रहता है, चूंकि मैं अधिवक्ता भी हूँ, कि महिलाएं अपने वैधिक अधिकारों को जाने। जब महिलाएं अपने अधिकारों को जान लेंगी तो अपने साथ होने वाली वो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हिंसा का प्रतिरोध कर पाएंगी और उसको कैसे टैकल करना है उसके लिए वो सुसज्ज हो सकती है। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं जो है स्वयं वहां तक पहुंचूं। मेरा लक्ष्य है कि हर महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो दूसरी महिलाओं की मदद करने की योग्य बन जाए। ये मेरा विजन है मैम, और शायद इसी विजन के वजह से मैं महिलाओं को स्वयं इतनी सशक्त करती हूँ कि उनके अंदर स्वयं एक समाज सेविका उत्पन्न हो जाए, वो और 10 महिलाओं की मदद कर। जी, तो महिलाओं और किशोरियों के लिए आप जो जन जागरूकता अभियान चलाती हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या देखने को मिलती है? क्योंकि आप जब अभियान चलाती हैं तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, कई सारे हर्डल्स भी आते होंगे, तो अब तक की आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है?
मैम, महिलाओं के लिए जब मैं काम करती हूँ, लोग सामान्य सोच जो है समाज में कि जो गरीब महिलाएं हैं या जो स्लम एरियाज में महिलाएं हैं, उनके साथ हिंसा होती है या वो प्रताड़ित और शोषित होती है। मेरा विचार अलग है मैडम। मेरे जो व्यवहारिक रूप से मेरे जो अनुभव में आया है, सामान्य परिवार की महिलाएं या अच्छे परिवार की महिलाएं भी शोषित होती हैं, किंतु वो बात बाहर तक नहीं आती है मैडम, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एक इज्जत, समाज की इज्जत और परिवार की इज्जत, तो वो बाहर ना आए। तो ऐसी महिलाएं जब मेरे संपर्क में आती है तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि उनका नाम भी बाहर नहीं करना है, वो थाने भी नहीं जाएंगी, वो एफआईआर भी दर्ज नहीं कराएंगी। अब आप उनकी समस्याओं का मुझे समाधान भी करना होता है, क्योंकि पहली उनकी शर्त होती है कि मैडम हमारा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे पति जो है मुझे मार रहे हैं, मेरा परिवार का बड़ा नाम है मैडम, उनका नाम भी खराब नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक बीच का रास्ता निकालते हुए उनके परिवारों को बुलाकर बैठाकर, वो भी गोपनीय तरीके से, जो समस्या का समाधान होता है, जो काउंसलिंग होती है, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होती है। दूसरा मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मेरा बहुत फोकस होता है अंडर 18 बच्चियां जो होती हैं, जो पॉक्सो एक्ट की अपन बात करते हैं, जो छोटी बच्चियों के साथ जो यौन हिंसा होती है, जो उत्पीड़न होता है, उसका इतना ज्यादा प्रतिशत है मैडम। महिलाओं के साथ घटना होती है तो महिलाएं तो एफआईआर दर्ज करा लेती हैं, लेकिन जो बच्चियां होती है, चूंकि वो अविवाहित होती है, नाबालिग होती है, तो घर का ऐसा दबाव होता है कि वो नाम बाहर ना आए उन बच्चियों का, क्योंकि फिर उनके विवाह में दिक्कत होगी। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब हम लोग कैसे, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इन बच्चियों का जो शोषण है वो कहीं ना कहीं 80% घर के सदस्य, जैसे मामा, चाचा, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन जो सत्य है, हम आए दिन टीवी में, अखबारों में देखते रहते हैं कि चाचा है या मामा है, तो बहुत क्लोज जो रिश्तेदार होते हैं वो बच्चियों का उत्पीड़न करते हैं, और फिर सबसे बड़ा दबाव होता है कि चाचा का नाम बाहर ना आ जाए, मामा का नाम बाहर ना आ जाए। अब उन बच्चियों को सोचिए कैसे न्याय दिलाया जाए। इसके लिए परिवार के बीच जाकर उन्हें समझाया जाता है कि यदि हम इस बात को, मैं स्वयं बताती हूँ कि इस बात को यदि आप दबा देंगे, वो उसका तो और हौसला बढ़ जाएगा जो आपका रिश्तेदार है, और वो ऐसे ही न जाने कितनी और सदस्यों को या बेटियों को, भाई जो रिश्ते में बेटियां लगती है, भले दूर की क्यों ना हो, तो वो उत्पीड़ित करता रहेगा, तो उन्हें थाने तक ले जाना, एफआईआर दर्ज कराना मैडम काफी चुनौती होती है। और लेकिन समय बदल रहा है हमारे देश में। जब सती प्रथा इत्यादि बहुत बड़ी बड़ी प्रथाओं का जन जागरण के माध्यम से जब अंत हो गया है, तो मैं बहुत पॉजिटिवली यह कहना चाहती हूँ कि धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है, और लोग अपने साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। अपन कहते हैं समाज जागरूक हो गया है, समाज में अभी मैडम बहुत जागरूकता की जरूरत है। आपके और हमारे जैसे लोग जब इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो ये भी जन जागरूकता का ही एक आयाम है मैडम, कि आज अपन आज बात कर रहे हैं, और ये भी एक प्रकार से उसी अभियान का हिस्सा है कि लोग जब सुनेंगे तो लोग ये कहेंगे कि नहीं देखो, जब बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी अब आगे आकर अपने विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। तो वाकई में कई ऐसी खबरें आती हैं, हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो झकझोर कर रख देती हैं ऐसे रिश्ते जो वाकई में रिश्तों को तार तार करने वाली खबरें होती हैं, और वहां पर एक जागरूकता बहुत जरूरी है। आप बेहद खूबसूरत काम कर रही हैं शिल्पा जी। अगला सवाल मैं आपसे यही पूछ लूंगी कि आगे आप किन क्षेत्रों में और काम करना चाहती है, और किस तरीके से छत्तीसगढ़ का नाम और रोशन करना चाहती है? कहाँ आपको लगता है कि मेरे और ये सपने हैं और मुझे ये और करना है? मैम, मैं चूंकि 2 बेटियों की माँ हूँ, और मुझे ये लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हर बच्ची मेरी बेटी है, तो बहुत फोकस मेरा बच्चियों पे रहता है। महिलाओं पे तो रहता ही है, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठा लेती है, लेकिन जो बेटियां होती है छोटी छोटी, उनको स्टार्टिंग से ही, जैसे मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, हर पेरेंट्स को गुड टच बैड टच बच्चियों को बताना चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए। और मैम, मेरा अभी विशेष फोकस है, इवन कह लीजिए कि मेरा टारगेट है
स्कूल में जो बच्चे बच्चियां हैं उनको गुड टच बैड टच बताना, साथ ही चूंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, मेरे अंबिकापुर हमारा जो है स्वच्छता का मॉडल है, तो केवल बाहर की स्वच्छता नहीं, हमारे शरीर की भी जो स्वच्छता है उस बारे में भी सबको अवेयर करना। और स्कूलों पे अभी मेरा मेन फोकस है, स्कूल में जो वॉशरूम है वहाँ बच्चों और बच्चियों के लिए हाइजीन की बहुत प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, ताकि क्योंकि आप अगर बच्चियों की बात करें, बड़ा बहुत खुले तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, बहुत जल्दी बच्चियों को यूटीआई इन्फेक्शन, बहुत जल्दी। तो ये इंश्योर होना चाहिए कि जो वॉशरूम्स है, जो शौचालय है, वो बच्चों के लिए हाइजीनिक है कि नहीं, इसको देखने की जिम्मेदारी मैडम आपकी, मेरी, समाज की, हर व्यक्ति की है, क्योंकि हर घर का बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है मैडम। तो शारीरिक स्वच्छता और स्कूल को बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए बहुत स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जाना चाहिए, इस पर फोकस। दूसरा मैम, अभी मेरे लक्ष्य में है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के जो वैन होते हैं, जो स्कूल के जो द्वारा प्रोवाइड नहीं कराए जाते, जैसे मैं पहली से लेके तीसरी चौथी के बाकी बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, जो यातायात होता है, जो प्राइवेट वाहन होते हैं, वो जो है सुरक्षा के मानकों पर नहीं होते। जैसे मेरे 4 बच्चे हैं और मैंने एक वैन वाले को हायर किया जो कहीं पंजीकृत नहीं है, जो गुटखा चबाता है और ड्राइविंग करता है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, न यातायात विभाग, न पुलिस विभाग, और उसका टारगेट मान लीजिए 10 बच्चों का है और वो 16 बच्चों को बैठाकर चला रहा है। ईश्वर रक्षा कर रहे हैं उन बच्चों का। हमारे समाज को जागरूक होने की जरूरत है। उसमें एक रॉड भी नहीं लगा है कि छोटा सा बच्चा है, कहीं ब्रेकर में अगर उछल कर गाड़ी आगे आई तो बच्चा गिर सकता है मैडम। इस पे हमको काम करने की जरूरत है। मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैंने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को चिट्ठी लिखी थी कुछ 10 बिंदुओं पर, और यहाँ भी जिले में भी, हमारे जिले में माननीय कलेक्टर साहब ने दिशा निर्देश जारी किया है। अनफॉर्चुनेटली उसका परिपालन अभी स्कूलों में नहीं हुआ है। इसके लिए मैं अभी सबसे आज अभी तो अवार्ड लेकर मैं कल ही शाम आई हूँ। मैं डीओ साहब से मैंने समय लिया है। मैडम, मैं आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि आप लोग ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ से आप लोग बहुत अच्छा संदेश सभी को दे सकते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए जो मानक है उस पर भी जागरूकता और सख्त कार्रवाई हो, ताकि हर घर का बच्चा सुरक्षित रहे। इससे विशेष फोकस मेरा मैडम रहेगा। वाकई में इस तरीके की चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर घर की जो बेटी है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित है। और ये जान लूंगी आपसे अंत में, सरगुजा की बेटियों के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ की बेटियों को आपका क्या संदेश है? क्या आपको सरकार की ओर से पूरा सपोर्ट मिलता है? ये भी एक छोटा सा सवाल मेरा है। मैम, अभी तक का मेरा जो अनुभव है, संवेदनशीलता से सरकार मदद तो कर रही है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो सरकार का सहयोग है उसको लोकल लेवल पर हम सभी, जैसे जनप्रतिनिधि हो गए, समाज सेविका हो गई, पत्रकार बंधु हो गए, हमको भी हमारी जिम्मेदारियों को समझकर और एक हिस्सा बनने की जरूरत है मैडम। और रही बात सरकार की, तो बड़ी पारदर्शिता से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस सम्मान के योग्य मुझे समझा है। यदि पारदर्शिता नहीं होती तो शायद मैं आपके चैनल पर आज नहीं आती, क्योंकि 20 वर्षों का अनुभव और उसे प्रमाणित करके दिखाना, बहुत सारे लोग थे लेकिन उन्होंने मेरे काम को सम्मान दिया। इसके लिए मैं शासन की बहुत आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करूंगी ऐसे ही आगे जो समाज सेवा के संबंध में मैं कार्य कर रही हूँ, जिसमें सभी का हित है, केवल सरगुजा ही नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर महिला का और बच्चों का हित, उसमें भी सरकार उतनी ही संवेदनशीलता से मेरा सहयोग करेगी। और मैडम, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि मेरी आवाज जैसे आज आपके माध्यम से लोगों तक जा रही है, मेरे अन्य कार्यों को भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे सहयोग मिलेगा और ऐसे ही हम लोगों का कल्याण कर सकेंगे। शिल्पा जी, आपने न सिर्फ कानून को समाज की सेवा से जोड़ा, बल्कि महिलाओं की आवाज को सम्मान दिलाया। आप जैसी बेटियां ही समाज की सच्ची प्रेरणा हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपका यह सफर यूं ही प्रेरणा देता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
राज्य अलंकरण सम्मान 2025 के सम्मानित सदस्य से लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं, कैसा उनका सफर रहा, कैसे उनने इस प्रेरणादायक सफर को जिया है और आपके लिए एक प्रेरणा बने हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए NH 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।